नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों। और दोनों ही चुनावों में, एक में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है और दूसरे में भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को डिरेल करके रख दिया है दोस्तों। और दोस्तों, साथ के साथ 46 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हुए हैं। किसी जगह टीएमसी ने बाजी मारी है दोस्तों और किसी जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर जीत दर्ज की है दोस्तों। वहीं वायनाड सीट से की बात करें तो वायनाड सीट से प्रियंका गांधी लगभग 4 लाख वोटों से ज्यादा जीत चुकी हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज का सबसे अहम मुद्दा यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव दोस्तों। अब दोनों ही चुनावों में हम कांग्रेस और बीजेपी को लेकर एक एनालिसिस पेश करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, वो एनालिसिस क्या है, कहां पर किस पार्टी से चूक हुई दोस्तों, हम इस वीडियो में उसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के चुनाव की दोस्तों। झारखंड के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सारी रैलियां हुई और काफी सारे जहरीले भाषण दिए गए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बाद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 23+ सीटों पर सिमट कर रह गई और जबकि इंडिया गठबंधन 55+ सीटों पर बढ़त बनाए हुए दोस्तों। यानी कि एक बार फिर से तय है कि झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार होगी और मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन दोस्तों। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की बात करें तो 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 131 सीटें लेके आई है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर एनसीपी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, शिवसेना, इनको यदि मिला लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल 225 सीटों को पार कर चुके हैं दोस्तों। वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास अघाड़ी 55 सीटों पर ही सिमट कर रह गया दोस्तों। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव महाराष्ट्र में जीत चुकी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव गंवाया भी है दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों, अब बात करने वाली यह है कि महाराष्ट्र में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस प्लस पार्टीज के लिए आसान दिखाई दे रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान कैसे बन गया दोस्तों। क्या कांग्रेस व अन्य सहयोगी दल, क्या उनमें किसी प्रकार के तालमेल की कमी थी दोस्तों? जी हां दोस्तों, कमी थी दोस्तों। कांग्रेस के महाराष्ट्र यूनिट के नेता नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच ना बनना, शायद ऐसा लग रहा था कि नाना पटोले और उनकी टीम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही थी दोस्तों। अपने ही सहयोगियों के बारे में गलत खबरें फैला रहे थे दोस्तों। जबकि दूसरी ओर यदि आप गौर से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत खराब रहा दोस्तों। सब यही कह रहे थे कि महाविकास अघाड़ी के लिए यह चुनाव बहुत आसान रहेगा दोस्तों। लेकिन देखने वाली ये बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के बाद से ही, लोकसभा चुनावों के बाद से ही रण में उतरने का निर्णय ले लिया था दोस्तों। ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काम करती रही और दोस्तों, नतीजा आपके सामने है दोस्तों। एक चीज ये देखने वाली है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था दोस्तों। लोकसभा चुनावों में एनसीपी शरद पवार, लोकसभा चुनावों में
शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा था दोस्तों। आखिरकार ये पार्टियां अपना प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में बरकरार क्यों नहीं रख पाई दोस्तों? इसकी वजह साफ है कि तीनों दलों में, तीनों पार्टियों में आपसी तालमेल की कमी थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों पार्टियां चुनावी समर में बहुत देर से उतरी दोस्तों। यानी कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, आप मुझे दोस्तों, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो इन्होंने एक साथ रैली लगभग एक आध बार ही की होगी दोस्तों। जबकि दोस्तों इनको चुनाव में बहुत पहले उतर जाना चाहिए था दोस्तों। इनकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए थी दोस्तों। वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जानी जाती है दोस्तों। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करती है दोस्तों, वो देखने लायक है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी बात यह भी है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि यदि हाई कमान से कोई मैसेज आ जाता है कि ये करना है, तो चाहे किसी को आंसुओं के साथ ही कुछ करना पड़े, वो करता है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र फडणवीस की दोस्तों। जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री, आंसुओं के साथ ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की दोस्तों। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के साथ विरोध नहीं किया दोस्तों। वैर विरोध की बात एक अलग बात है, लेकिन जब चुनाव आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक विनिंग यूनिट की तरह काम करती है दोस्तों। और ये महाराष्ट्र के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया दोस्तों। जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम करके दिखाया, वो देखने में ही अद्भुत था दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब हम बात जरा इंडिया अलायंस की कर लेते हैं दोस्तों। बात ऐसी है कि दोनों ही पार्टियों में, सहयोगी दलों में ऐसा नहीं है कि सिर पटौवल नहीं थी। दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही युतियों में सरफटौवल थी, लड़ाई झगड़े थे, विवाद थे। लेकिन विवादों का असर महायुति ने अपने चुनाव पर नहीं पड़ने दिया दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं के द्वारा जहरीले बयान भी दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे जैसे कई बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे ही भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों में इन बयानों की खिलाफत होने लगी, तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली दोस्तों। स्ट्रेटजी बदलकर पूरा चुनाव ही बदल दिया दोस्तों। लेकिन वही दूसरी ओर उद्धव ठाकरे, जो कि इस बार महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किए जा सकते थे दोस्तों, महाविकास आघाड़ी ने उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया दोस्तों। महाविकास आघाड़ी में असमंजस और उहापोह की स्थिति बनी रही दोस्तों। और दोस्तों इनकी सुस्ती की वजह से आज इनका क्लीन स्वीप हुआ दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ी। लाड़की बहन योजना और भी कई सारी योजनाएं दोस्तों। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ना के बराबर थी दोस्तों। एक समय ऐसा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर चुनाव लड़े जाते थे। कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती थी तो हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, मोदी मैजिक। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में कितना मोदी मैजिक चला दोस्तों। मोदी मैजिक था ही नहीं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव अपने दम पर जीते दोस्तों। शायद अब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार तंत्र में उनकी भागीदारी कम करती जा रही है दोस्तों। उनके बिना भी भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव पे चुनाव जीत रही है दोस्तों। आप हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में सभी को यह लग रहा था कि कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतेगी, लेकिन कांग्रेस तो नहीं जीती, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीती दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पास
जिस तरह की मशीनरी है दोस्तों, अकूत पैसा और कार्यकर्ताओं की फौज, तो दोस्तों और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटजी पहले से ही जुट जाते हैं दोस्तों ये लोग। दोस्तों यदि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हार भी जाती है तो उस हार की गहन समीक्षा करते हुए एक बार फिर से मैदान में उतरते हैं दोस्तों। और दोस्तों परिणाम आप अपने सामने देख लीजिए दोस्तों। शायद कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में जो उन्होंने हरियाणा में जीत हासिल की थी, शायद उन्हीं ख्यालों में जी रही थी दोस्तों। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को यह लग रहा था कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल हुई है, शायद ऐसे ही जीत हासिल हो जाएगी। राहुल गांधी हमेशा देश के मुद्दे उठाते रहे दोस्तों। संविधान खतरे में है, जातिगत जनगणना, दोस्तों ठीक है ये मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर हैं, उठाए जाने चाहिए, संसद में भी उठाए जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों जब हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तब लोकल लेवल के मुद्दे हमें उठाने चाहिए दोस्तों। लोकल लेवल की समस्याएं क्या है दोस्तों? जो नेता आपका लोकल फेस है उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। उद्धव ठाकरे को तो प्रोजेक्ट किया ही नहीं गया दोस्तों तीनों ही दलों में उहापोह की स्थिति बनी रही। और दोस्तों एक साथ इन नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने एक साथ कभी एक आध बार ही रैली की होगी दोस्तों, वरना इनको चाहिए था कि जनता के बीच में बहुत पहले ही जाना शुरू कर देते दोस्तों, लोगों को अपना संदेश देते, तो शायद इस चुनाव की स्थिति और ही होती दोस्तों। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये एक अलग विषय है कि ईवीएम में क्या है क्या नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों माना कि यदि ईवीएम में कुछ है भी तो विपक्षी दलों के पास कई रास्ते हैं दोस्तों। कानूनी रास्ता है दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए, तर्कों के साथ अपनी बात रखिए, शायद सुप्रीम कोर्ट में आपको विजय हासिल हो जाए दोस्तों। नहीं तो जन आंदोलन किया जाए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उसी पुरानी स्ट्रेटजी पर, उसी पुराने ढर्रे पर कांग्रेस चली आ रही है दोस्तों। और दोस्तों आगे आने वाले दिनों में शायद ऐसा भी हो कि राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठने शुरू हो जाएं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जो झारखंड के चुनाव से ज्यादा महत्व रखता था दोस्तों। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता दोस्तों। यदि महाविकास आघाड़ी ये चुनाव जीत जाती तो इसका राजनीतिक असर कुछ और ही होता। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उस तरह से यदि देखा जाए तो ये इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी राजनीतिक हार है दोस्तों। अब इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दोस्तों। चांसेस ये भी है कि शायद एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। यदि वो बन भी जाएंगे दोस्तों तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। उसका कारण ये है कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से इस चुनाव में इन्वॉल्व रहे, जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई दोस्तों, जिस तरीके से वो एक्टिव रहे, वो अपने आप में दोस्तों बहुत ही काबिले तारीफ था दोस्तों। तीनों दल, बीजेपी हो, एनसीपी, अजीत पवार हो या शिवसेना एकनाथ शिंदे हो, तीनों दलों ने शानदार प्रदर्शन किया दोस्तों, सभी मतभेदों को एक साथ अलग रखकर दोस्तों। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी अपनी ही विचारधाराओं, अपने दलों की विचारधाराओं की से लड़ती रही दोस्तों। और दोस्तों महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस की यही सुस्ती कांग्रेस को ले डूबी दोस्तों। लेकिन दोस्तों खैर अब ये लोकसभा, दोस्तों खैर अब ये विधानसभा चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं दोस्तों। अब आगे की सोचनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि कांग्रेस इसी तरह सोचती रही तो आने वाला भविष्य कांग्रेस के लिए अंधकार में हो सकता है दोस्तों। बड़ी हैरानी वाली बात है
कि वायनाड की सीट जो लगभग कांग्रेस की झोली में आना तय ही मानी जा रही थी, कांग्रेस की सारी मशीनरी वायनाड में ही लग गई दोस्तों सभी जानते थे कि वायनाड से प्रियंका गांधी लगभग जीत ही जाएंगी दोस्तों। फिर यदि कांग्रेस अपना जोर महाराष्ट्र के चुनावों में थोड़ा ज्यादा लगा देती या पूरी मेहनत ग्राउंड लेवल पे कर लेती तो शायद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती थी दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों एक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है दोस्तों जो आपस में ही लड़ता रहता है दोस्तों। वहीं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो एक बार उन्होंने जो कमांड दे दी तो फिर वो कमांड पूरी नीचे तक चलती ही रहती है दोस्तों। हालांकि दोस्तों यदि हम बातें कुछ और टटोलें, जैसे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, वहां पर क्या हुआ ये सभी ने देखा कि पुलिस वालों ने लोगों को वोट देने से कैसे रोका, पिस्तौलें तक तानी गई। और दोस्तों महाराष्ट्र में विनोद तावड़े का पैसे बांटे जाने वाला केस, लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है दोस्तों अपनी मजबूत स्ट्रेटजी के बल पर। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जहरीले बयान लगातार देती रही दोस्तों, और शायद चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बयान और भी ज्यादा जहरीले हो जाएंगे दोस्तों ये भारतीय राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों वहीं बात करते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की। दोस्तों झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हेमंत सोरेन का प्रदर्शन जिस तरह से हुआ वो अपने आप में काबिले तारीफ था दोस्तों। हालांकि कांग्रेस इसमें 16 सीटें लेकर आई है, कांग्रेस का प्रदर्शन भी इसमें कोई इतना खास नहीं रहा दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के चुनाव में करारा झटका लगा दोस्तों। झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जहरीले बयानों को सिरे से नकार दिया। प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए कई सारे ऐसे बयान जिनको वहां की जनता ने नकार दिया दोस्तों, और एक बार फिर से झारखंड में सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है दोस्तों एक फैक्टर वहां पे और भी था, मैया योजना। दोस्तों जिस तरह से महाराष्ट्र में लाड़की योजना चली उसी तरीके से वहां पर मैया योजना का एक फैक्टर था जिसने हेमंत सोरेन को दोबारा गद्दी पर बिठाने की तैयारी कर ली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर यही कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का जो प्रदर्शन है दोस्तों वो ज्यादा चर्चा किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय राजनीति पर बहुत ही ज्यादा और गहरा असर डालता है दोस्तों लोग ये कहते हैं कि दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हालांकि कुछ नेताओं द्वारा ये कहा कि ईवीएम हैक करके चुनाव जीता गया दोस्तों। अरे दोस्तों आप ईवीएम तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सिस्टम ही हैक किया हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश देख लीजिए किस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका गया दोस्तों। सारा तंत्र ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है दोस्तों लेकिन जब सारा तंत्र ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है तो फिर ये ईवीएम क्या मायने रखती है दोस्तों यदि ईवीएम से निपटना है तो विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन या पूरा पुख्ता सबूतों के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, और दोस्तों तब जाकर शायद इससे कुछ राहत मिलेगी दोस्तों, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। विपक्षी दल ऐसे ही छाती पीटते रहेंगे कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते रहेंगे दोस्तों यदि ईवीएम के मुद्दे को जोर शोर से उठाना है तो कानूनी रास्ता और जन आंदोलन का रास्ता अपनाना ही होगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ना सीखना होगा दोस्तों राहुल गांधी को एक बार फिर से आत्ममंथन और आत्मचिंतन की जरूरत है दोस्तों, वरना कहीं
कांग्रेस का 2014 वाला हाल ना हो जाए दोस्तों। खैर अभी तो काफी सारे चुनाव होने बाकी हैं दोस्तों। अभी आने वाला वक्त ये बताएगा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इन दोनों चुनावों से क्या सबक सीखते हैं दोस्तों। आने वाले चुनावों की तैयारी कैसे करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है दोस्तों। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इन चुनावों का असर दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा दोस्तों। फिर उसके कुछ दिन बाद अगले साल के अंत में बिहार में भी चुनाव है दोस्तों। फिर वेस्ट बंगाल, मतलब चुनावों का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की क्या तैयारी है दोस्तों, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे, अब दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। आज का ये वीडियो झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन के विश्लेषण के रूप में था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।